हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी कोड यूपीएससी। मुझे पता है संडे को एग्ज़ाम है एंड यू गाइस डोंट हैव अ सिंगल मिनट टू स्पेयर, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट दोज एस्पायरेंट्स जिनको अभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अजम्पशन वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है। इन माई प्रीवियस वीडियो आई डेल्ट with how to attempt the reading comprehension and how you can get nearly 55 plus marks from reading comprehension alone. बट उसके अलावा भी स्टूडेंट्स को अजम्पशन वाले क्वेश्चन में मेनली प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको डील करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट सो यू डोंट हैव टू स्पेयर एक्स्ट्रा टाइम ऑन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट. सो ये 2023 का एक पेपर है, तो उसका 73rd क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि इसमें ना दोनों क्वेश्चन 73rd एंड 74th अजम्पशन बेस्ड हैं. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. तो अजम्पशन में होता क्या है ना कि जो पैराग्राफ में लिखा गया है वो कहीं ना कहीं किसी ऑथर के अजम्पशन के बेसिस पे लिखा गया है, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे सो यू विल गेट दैट अजम्पशन ऑफ द ऑथर कि उसके माइंड में क्या चल रहा था व्हेन ही वाज राइटिंग दिस कंक्लूजन. सो लेट्स स्टार्ट इट. फार्मास्यूटिकल patents grant protection to the patentee for the duration of the patent term. The patentees enjoy the liberty to determine the prices of medicines, which is time limited to the period of monopoly, but could be unaffordable to the public. Such patent protection offered to the patentee is believed to benefit the public over the longer term through the innovations and research and development. Although it comes at a cost in the nature of higher prices for the patented medicine, the patent regime and price protection through a legally validated high price for the medicine during the currency of the patent provided the patentee with a legitimate mechanism to get returns on the cost incurred in the innovation and research. ये यही चीज़ कह रहा है कि जनरली क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स जो ग्रांट होते हैं पेटेंटी को, वो उसे एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द टर्म ऑफ पेटेंट. अब इसका नुकसान क्या होता है कि पेटेंटेड प्रोडक्ट जो होता है ना वो हायर कॉस्ट पे आता है. इसका आपने सुना भी होगा कि जैसे जेनेरिक मेडिसिन जो बनती है वो लोअर कॉस्ट पे होती हैं, बट उनके जो मेन पेटेंटेड मेडिसिन होती है वो हायर कॉस्ट पे होती है. सो इससे पब्लिक को हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन वो हाई कॉस्ट होने का रीज़न ये होता है कि जो पेटेंटेड मेडिसिन है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लगे होते हैं. तो उस जो कॉस्ट लगी है उसे कहीं ना कहीं कंपनी ट्राई टू बेनिफिट ना, मतलब वो कॉस्ट तो निकालेगी अपनी मेडिसिन से. सो फॉर दैट रीज़न दे कीप द वैल्यू ऑफ द मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन क्वाइट हाई. सो ये चीज़ इस पैसेज में कही गई है. एंड अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि बेस्ड ऑन द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. क्या अजम्पशन बनाई गई हैं ऑथर के द्वारा. पेटेंट प्रोटेक्शन गिव्स टू पेटेंटी पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग मेडिसिन, पेटेंटेड मेडिसिन. अब इसकी बात अगर आप देखो तो यहाँ पे की गई है ना कि कुड बी अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक, मतलब पेटेंटेड जो प्रोडक्ट है वो मोनोपोली प्रोवाइड करता है बट अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक. और यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि कम्स एट अ कॉस्ट इन द नेचर ऑफ हायर प्राइसेस ऑफ द पेटेंटेड मेडिसिन. सो ये दोनों जो लाइंस हैं ये कहीं ना कहीं ये शो कर रही हैं कि पेटेंटेड प्रोटेक्शन गिवन टू द पेटेंटी पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग द पेटेंटेड मेडिसिन. आई नो आपको जो ये ह्यूज बर्डन है ये थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड लग सकता है, बट इन रियलिटी ऑल्सो इट पुट अ ह्यूज बर्डन. जैसे कि कैंसर की मेडिसिन थी जो नियरली 1.25 lakhs की आती थी, बट उनका जेनरिक वर्जन बहुत कम आता है. तो ये वाला सही मानते हैं अभी के लिए, फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं पहला सही है. सेकेंड, dependence on other countries for the pharmaceutical products is a huge burden for developing and poor countries. देखो इसके बारे में ना पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं कही गई है, तो इसको तो छूटते ही काट दो, जस्ट कट इट आउट. अब दो को काटने का फ़ायदा ये हुआ कि आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग हम मान रहे हैं कि पहला सही है. लेट्स सपोज हमें नहीं पता, थर्ड पढ़ते हैं. प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट द अफोर्डेबल प्राइसेस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन इन मैनी कंट्रीज. वैसे इसके बारे में कहीं बात नहीं की गई है पूरे पैसेज में, तो इसे भी कट किया जा सकता है क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं कही. इसने ये कहा है कि पेटेंट की वजह से प्राइस का बर्डन बढ़ जाता है और उस प्राइस का बर्डन की वजह से ये होता है कि वो अनअफोर्डेबल हो जाती है, बट इस चीज़ के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है. फोर्थ, गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द पेटेंटी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेटेंट्स. अब ये जो है ये पूरा काइंड ऑफ क्रक्स है पैसेज का कि जो पैसेज बोलना चाह रहा है
कि गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट बैलेंस, उसे बैलेंस करना पड़ेगा कि पेटेंटी के राइट्स भी हम सिक्योर कर पाएँ और जो मेडिसिन है वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को मिल सके। सो समवेयर फोर्थ यू कैन से कि हाँ बहुत सही जा रहा है। एंड फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली यार आपको 2 लाइनों से मिल जाएगा, सो यू कैन डायरेक्टली रीच टू द आंसर, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बारे में ना पैसेज में बात ही नहीं की गई है। इवन नॉट अ सिंगल वर्ड इज मैंशन। सो जो चीज़ मैंशन नहीं है उसे सबसे पहले हटाओ, तो जो चीज़ हट जाएगी उसके बाद आंसर पे पहुंचना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया शुड इंश्योर दैट द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी वाइल कीपिंग पर्सनल डाटा ऑफ द सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। India should ensure the growth of digital economy while keeping personal data of the citizens secure and protected. No one will innovate. No one will innovate in a surveillance-oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised. यानी कि अगर कहीं पे सर्विलांस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है या किसी का पर्सनल डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इनोवेशन नहीं होगी, और अगर कोई इनोवेशन नहीं होगी तो ऑफकोर्स इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, सेल होता है, इकोनॉमी ग्रो लाइक दैट। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये बात कर सकते हैं कि पर्सनल डाटा से कहीं ना कहीं इनोवेशन लिंक्ड है। और इनोवेशन का मतलब क्या है कि कोई भी नई चीज़ मार्केट में आना विच विल फर्दर गो इन द इकोनॉमी, वो सर्कुलर लूप में जाएगी कि प्रोडक्ट बनेगा, लोग खरीदेंगे, एंड देन इट विल गो राउंड एंड राउंड। So the ultimate control of the data must reside with the individuals who generate it. They should be enabled to use, restrict or monetize it as they wish. Therefore, data protection laws should enable the right kind of innovation, one that is user centric and privacy protecting. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है और कैसे डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्रिवेसी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यूज़र उसे यूज़ कर सकता है, इंडिविजुअल जिसका डेटा है उसे मोनेटाइज करने में या उसका कैसा भी यूज़ वो जैसा वो करना चाहता है वो प्रोवाइड कर सकता है। एंड दूसरा दैट विल हेल्प टू इनोवेट, टू डू द इनोवेशन फर्दर। सो अजम्पशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। अब ये बात सही क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है ना कि अगर कोई इनोवेट ही नहीं करेगा, अगर उसको पता चले कि उसका डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड ही नहीं है, तो नो वन विल इनोवेट, क्योंकि उसे पता है कि वो इनोवेट करेगा, उसका डाटा तो किसी और ने चोरी कर ही रखा है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यू भी है उसकी, क्योंकि इनोवेशन होगा तो उसका फर्दर बेनिफिट तो इकोनॉमी को ही मिलेगा। दूसरा, यूज़र उसे मोनेटाइज भी कर सकता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। तो ये दोनों बातें ये कहीं ना कहीं प्रूव कर रही हैं कि स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी राइट। सेकेंड है, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन। सारा पैराग्राफ यही तो बोल रहा है ना कि देयर इज अ लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन्स यही तो बोल रही हैं। तो सेकेंड इज ऑल्सो राइट, सो यू कैन रीच टू सी 1 and 2। सो आप कहीं ना कहीं देखोगे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो पैसेज में मैंशनड हैं, तो इसलिए अजम्पशन के क्वेश्चन लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं बट दे आर नॉट। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। एंड इसमें ना अजम्पशन के क्वेश्चन कम थे 2023 के पेपर में। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर। सो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसका ये पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। Natural selection cannot anticipate future environment on Earth. Therefore, the set of existing organisms can never be fully prepared for an environmental catastrophe that awaits life. An outcome of this is the extinction of those species which cannot overcome environmental adversity. यही कह रहा है कि natural selection जो है वो cannot anticipate future environment on Earth, और जो species बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज नहीं करते वो एक्सटेंट हो जाते हैं। दिस फेलियर टू सर्वाइव इन मॉडर्न टर्म्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जीनोम्स विच आर अनेबल टू विथस्टैंड जियोलॉजिकल वेगरीज और बायोलॉजिकल मिसहैप्स, इन्फेक्शन, डिजीजेस एंड सो ऑन। इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑन द अर्थ, extinction of species has been a major feature. The earth may presently have up to 10 million species, yet more than 90% of the species that have ever lived on the earth are now extinct. Once again, the creationist doctrines fails to satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create millions of species and then allow them to perish.
The Darwinian explanation for extinct life is once again simple, elegant, and at once convincing. Organisms go extinct as a function of environmental or biological assault, for which their inheritance deems them ill-equipped. Therefore, the so-called Darwinian theory of evolution is not a theory at all. Evolution happens, this is a fact. The mechanism of evolution Darwin proposed, natural selection, is amply supported by scientific data. Indeed, to date, no single geological, botanical, geological, paleontological, genetic, or physical evidence has refuted either of the central two main Darwinian ideas. If religion is not taken into consideration, Darwinian laws are acceptable, just like the laws proposed by Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein, sets of the natural laws that explains natural phenomena in the universe. In short, पैसेज क्या बात कर रहा है कि हाँ, जो भी स्पीशीज़ हैं वो अगर बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज करते रहते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो खुद को चेंज नहीं कर पाते तो वो एक्सटेंट हो जाते हैं. और डार्विनियन ने यही कहा था ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से डार्विनियन की थ्योरी को थ्योरी नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है कि इट्स अ फैक्ट, क्योंकि आपका सर्वाइवल डिपेंड करता है दो चीज़ों पे. किस पे? क्योंकि एक्सटेंशन जो है ऑर्गेनिज्म का वो फंक्शन है एनवायरनमेंट का और बायोलॉजिकल असॉल्ट का, कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है और आपकी खुद की बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो इसमें ये दोनों क्वेश्चन जो हैं 11th और 12th वो इजीली हो जाएंगे, वो अजम्पशन के नहीं है, तो आई एम बेसिकली डीलिंग विद ओनली द क्वेश्चन विद अजम्पशन. अब ये देखते हैं, अजम्पशन का क्वेश्चन है 13th. Only species that have the ability to overcome environmental catastrophe will survive and perpetuate. जो just a second, sorry, हाँ. सो assumption की बात करिए, only species that have the ability to overcome environmental catastrophe will survive and perpetuate. ये जो पहला ऑप्शन है, अगर आप ये देखो तो एक्सटेंशन ऑफ दो स्पीशीज विच कैन नॉट ओवरकम, ये यही बात है ना कहीं अगर आप देखो तो इवन आप पूरा पैसेज पढ़ रहे हो तो भी वही बात कह रहा है. तो वन इज गोइंग टू बी राइट, वन इज, इफ वन इज राइट सी खत्म. मोर देन 90% ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस. पैराग्राफ में लिखा है कि 90% ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है. Yet more than 90% of these that have ever lived on earth are now extinct. तो मोर देन, तो ये डेंजर में तो नहीं है. सेकंड गलत, सेकंड गलत. यू विल रीच टू योर आंसर वन ओनली. डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल द नेचुरल फिनोमेना, एंड इन माय लास्ट वीडियो आई हैव सेड दैट कि बहुत एक्सट्रीम अगर स्टेटमेंट है दैट हैज़ टू बी रॉन्ग. सारे नेचुरल फिनोमेना की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ एवोल्यूशन की बात कर रहा है. तो थर्ड हैज़ टू बी रॉन्ग. वैसे दो काटने के साथ ही आपका आंसर आ जाता है, सो यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया. इसके बाद अजम्पशन का क्वेश्चन ये रहा. इसमें दो अजम्पशन के क्वेश्चन है. लेट्स रीड इट एंड देन वी विल वाइंड इट अप. In some places in the world, the productivity of staples such as rice, wheat, has reached a plateau. Neither new strains nor fancy agrochemicals are raising the yields. मतलब yields जो है वो plateau hit कर चुके हैं, अब yield नहीं बढ़ रही है. Nor is there much unfarmed land left that is suitable to be brought under the plow. If global temperature continues to rise, some places will become unsuitable for farming. Application of technology can help. ठीक है. Application of technology can help overcome these problems. Agriculture technology is changing fast. Much of this change is brought about by affluent farmers in the West or Americas. Techniques developed in the West are being adapted in some places to make tropical crops more productive. Technology is of little use if it is not adapted. In the developing world, that applies as much to the existing farming techniques as it does to the latest advances genetic modification. यानी कि डेवलपिंग कंट्री भी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अप्लाई कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स में. Extending to the small holders and subsistence farmers of Africa and Asia, the best of today's agriculture practices in such simple matters as how much fertilizers to apply and when would lead to a greatly increased availability of food for the humanity. So would things like better roads and storage facilities to allow for carriage of surplus to the markets and reduce wastage. ठीक है, मतलब वही वाली बात की गई है कि जो हमारे
प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं प्लेट्यू हिट कर चुकी है और कोई भी नई टेक्निक्स भी नहीं आ रही या फिर नए एग्रोकेमिकल्स भी नहीं आ रहे जिनसे यील्ड बढ़ाई जा सके। सो इस केस में क्या है कि इस केस में नई इनोवेशंस की गई, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया वेस्ट में या अमेरिकाज में, और वहाँ से उस टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ईस्ट में भी हो रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज में भी हो रहा है। सो बेसिक अजम्पशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज। बट ऐसा तो वो कहा नहीं, इन्होंने तो ये कहा कि सम प्लेसेस आर बीइंग अडेप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच टू द एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स एज इट डज टू द लेटेस्ट एडवांटेजेस जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब दिस जस्ट लेट मी चेंज द कलर। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ये वाला जो पैराग्राफ है और टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट आर बीइंग अडॉप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो पहला वाला स्टेटमेंट को हम लेट फॉर नाउ बीइंग कंसीडर करते हैं, हमें नहीं पता। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्री, ये तो झूठ है। कर रहे हैं भाई, हम अडेप्ट कर रहे हैं। ये ग्रीन वाला ये दिखा दो रहा है कि अडेप्ट कर रहे हैं। सेकंड रॉन्ग, सेकंड कटा तो मतलब बोथ नहीं हो सकता। विच आर द फॉलोइंग अजम्पशन आर ट्रू। ये 31st है ना, लेट मी सी दी, हाँ ना, तो 2 कटा तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज। यार ये जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा है ना, ये नहीं है। क्यों? इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच टू द एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स एज इट डज टू द लेटेस्ट एडवांटेज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये वाली जो लाइन है ना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज भी इनोवेशन को कर रही हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये भी कटेगा। ऑल द पेपर में मैंने 2 मार्क किया है, आई डोंट नो वाई, बट लेट 1 भी कटेगा एंड आंसर वुड बी डी। नहीं, पेपर में मैंने डी। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस कि मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज़ दिखेगी। अब यहाँ पे सिर्फ जो 2 लाइनें हैं ना कि टेक्निक से लेके ये वाला पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ तुम्हें आंसर दिला जाएंगे अपने 31st का। उसके बाद 32, ये भी अजम्पशन का क्वेश्चन है। पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे जो स्मॉल होल्डर्स की बात की गई है इन अफ्रीका एंड एशिया, द बेस्ट ऑफ टुडेज एग्रीकल्चर प्लानिंग इन सच सिंपल मैटर्स एज हाउ मच फर्टिलाइजर टू अप्लाई एंड व्हेन वुड लीड टू अ ग्रेटली इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमैनिटी। यानी कि यहाँ पे ये यही बात कह रहा है ना कि इन कंट्रीज़ को भी ये जो नई टेक्नोलॉजी है इनके यूज़ को अगर वो यूज़ करें तो वो बहुत ही ज़्यादा चेंज कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को। सो इसका मतलब यही है ना कि ये इन कंट्री को ज़रूरत है कि ये भी अपनी एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स को थोड़ा सा बेटर करें। सो वी कैन से कि 1 इज गोइंग टू बी राइट। डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड। इसकी बात पूरे पैराग्राफ में नहीं की गई है। सो वुड थिंग्स लाइक बेटर रोड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी टू अलाउ द कैरेज ऑफ सरप्लस टू द मार्केट एंड रिड्यूस वेस्टेज। ये बात ये थोड़ी कही गई है कि वेस्ट में ही ऐसा हो रहा है, ये तो जनरल बात की गई है, कंपैरिजन किया गया है। सो यहाँ पे ये गलत हो जाता है क्योंकि ये बात डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में नहीं कही गई है पैराग्राफ में। इफ़ यू विल रीड इट केयरफुली, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए बात की गई है कि अगर नई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं सो वी कैन चेंज आर फूड प्रोडक्शन इन अ वे, जैसे कि बेटर रोड्स और स्टोरेज करने की वजह से वी कैरी द सरप्लस टू द मार्केट एंड रिड्यूस वेस्टेज। सो सेकेंड इज रॉन्ग, 1 सीम्स राइट, क्योंकि पैराग्राफ कहीं ना कहीं यही एज्यूम कर रहा है कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं विच आर पुअर लाइक अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज, दे ऑल्सो नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। सो जो उनका प्लेट्यू हिट कर रखा है वो वापस से इंक्रीज कर सके अपने ईल्ड को। सो 1 हैज़ टू बी देयर। उसका 33, ये भी अजम्पशन का क्वेश्चन। ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज। ये यही तो कह रहा है कि अब क्या प्लेट्यू हिट कर चुका है, कोई न्यू स्ट्रेन्स भी नहीं आ रहे, फैंसी एग्रोकेमिकल्स भी नहीं आ रहे जो ईल्ड कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए अब फार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा लेकिन पॉपुलेशन तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो ग्रोइंग फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज, दैट्स टोटली ट्रू। कॉर्पोरेट फार्मिंग, भाई कॉर्पोरेट फार्मिंग मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है बिकॉज इसकी बात पूरे पैसेज में कहीं नहीं की गई है, तो 2 को काटा है ना।
एंड आई मार्क्ड ए। ठीक है, सो इस तरीके से आपको अजम्पशन के क्वेश्चन करने हैं। आई नो अभी राइट नाउ कुछ हाइंडसाइट बायसेस भी होंगे, बट पेपर में अगर इन 3 में से आप 2 भी सही कर पा रहे हो तो यू आर इन नेट पॉजिटिव, यू आर गेनिंग नियरली +5 marks, I guess, 5 or 4.8, something like that. अब ये देखते हैं अजम्पशन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वी विल वाइंड इट अप, इट्स ऑलरेडी 20 minutes. To encourage research is one of the function of a university. To encourage research is one of the function of a university. Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, but on all sort of entirely profitable subjects as well. Scientific research is probably never completely valueless. Scientific research is probably never completely valueless. However, silly and insignificant it may seem, however, mechanical and unintelligent labors of the researcher, there is always a chance that the result may be of value to the investigator of talent, who can use the facts collected for him by the uninspired but industrious researchers as the basic of some fruitful generalization. But where research is not original but consists of its mere rearrangement of the existing materials, where its object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of the whole business becoming merely futile. इसका मतलब इस पैसेज में मेनली यही बात कर रहे हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च कैसे भी हो, एंटायरली बेसलेस भी हो, है ना, अनप्रॉफिटेबल हो, लेकिन कहीं ना कहीं कैसी भी बेकार रिसर्च है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और किसी न किसी यूज़ के हो जाती है, अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अगर उस टैलेंट को यूज़ कर पा रहा है तो कोई भी रिसर्च बेकार नहीं होती। अब अजम्पशन क्या है कि इट्स नेवर वेरी वैल्यूएबल, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो कह ही रहा है कि इट्स नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस। तो पहला कटा, ठीक है, पैसेज में लिखा पड़ा है, आई एम नॉट जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स, पैसेज में लिखा पड़ा है, आई एम टेकिंग हेल्प फॉर माई पैसेज। इट इज़ समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, ठीक है, समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैकेनिकल, इट इज़ ऑलवेज अ चांस दैट द रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट। आप यहाँ पे ये देखें, रिजल्ट में, जस्ट सेकंड, रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट। ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, बट अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है जिसे थोड़ा यूज़ करना आता है, उसको टैलेंटेड है, ही कैन यूज़ इट। इट्स ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, इट्स नॉट ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, समटाइम्स इट डज, इट मे बी, इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है। तो ये है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब यू कैन सी यहाँ पे क्या रहा है कि देर इज ऑलवेज अ चांस, हमेशा एक चांस रहता है कि द रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट, यू कैन यूज द फैक्ट्स, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द रिजल्ट मे बी ऑफ सम यूज टू द इन्वेस्टिगेटर। और यहाँ पे भी यही कहना है, इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, कि देर इज ऑलवेज सम वैल्यू, नॉट वेरी वैल्यूएबल, है ना, बट ऑफ सम वैल्यू, कुछ काम तो आ ही जाएगा। सो दैट्स हाउ यू शुड अटेम्प्ट द assumptions, and that's it for this video. It's already taking 23 minutes, है ना। So if you have any further doubt, ping me in the comment section, and yeah, thank you for watching this video. See you in the next video.